depression in freezing point. What is depression? Depression का meaning? Depression opposite to elevation, decreases, means freezing point में decrease होना. तो freezing point उनका decrease होता है जिनका boiling point ज़्यादा होता है. तो boiling point किसका ज़्यादा होता है, solute और solvent? Solvent और solution किसका ज़्यादा होता है? boiling point. boiling point किसका ज़्यादा होता है? pure solvent और solution. कल पढ़ा था हमने बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. ले लो. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा. फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सॉल्वेंट का. व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? What is freezing? Freezing क्या बोल रहे हो? Point at which molecule contract, they are called freezing. Solid changes into liquid, which process? Solid changes into liquid, boiling. सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस से होता है? मेल्टिंग. और लिक्विड को वापस सॉलिड में करना तो फ्रीजिंग. ये वही है फ्रीजिंग. फ्रीजिंग एक ऐसा पॉइंट है जब लिक्विड चेंज हो जाता है हमारे सॉलिड में, उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग. तो फ्रीजिंग के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है या डिक्रीज करना पड़ता है? डिक्रीज. तो इसमें क्या है कि वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा होता है. वेपर प्रेशर हमारा प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, मीन्स इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. ऑपोजिट चलते हैं फ्रीजिंग और बॉइलिंग. लिखो इसमें. अब फ्रीजिंग पॉइंट कब अटेन होता है? सोल्यूशन फ्रीज कब होता है? बॉइलिंग किया कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल आ जाते हैं तो बॉइल हो जाता है. तो फ्रीज कब होता है? जब वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा. जब वेपर प्रेशर एक लिक्विड के और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के एक पॉइंट में आ जाते हैं तब वो जो है सोल्यूशन फ्रीज हो जाता है. मतलब जब लिक्विड फेस में प्रेजेंट है उसके वेपर फेस, और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है उसके वेपर फेस, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो वो जो सोल्यूशन है वो फ्रीज हो जाएगा. फ्रीज मतलब आइस फॉर्मेशन हो जाएगी. लिख लो. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस. फ्रीजिंग पॉइंट of substance may be defined as the temperature at which vapor pressure it is defined as the temperature at which vapor pressure of substance in its liquid phase is equal to its vapor phase in solid phase. Is equal to its vapor phase in solid phase. मीन्स जब वेपर प्रेशर एक लिक्विड फेस में, लिक्विड फेस मीन्स जब सोल्यूशन एक लिक्विड फॉर्म में है, उसके वेपर फेस जब इक्वल हो जाएंगे वेपर फेस प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस, मतलब जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया लिक्विड, उसके वेपर प्रेशर, और जब वो पहले लिक्विड था उसके वेपर प्रेशर, दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल आ जाएंगे तब क्या है? सोल्यूशन एक फ्रीज हो जाता है. उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is added
when non-volatile solute is added to solvents, its vapor pressure decreases and now it would become equal to that of solid solvent at lower temperature. Solid solvent at lower temperature. Thus, the freezing point of solvent decreases. When non-volatile solute is added to solvent, its vapor pressure decreases and now it would become equal to that of solid phase or solid solvent at lower temperature. Thus, the freezing point of solvent decreases. समझ गए इस लाइन को? समझ गए ये जो लाइन लिखवाई मैंने? Thus, the freezing point of solvent decreases. कोई मुझे इस लाइन का मीनिंग समझा सकता है? ये लाइन when non-volatile solute is added, क्या मतलब समझे आप इससे? फिर ठीक है, आपने एक सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड कर दिया, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया. आगे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का हम पढ़ रहे थे कि वेपर प्रेशर किसका इंक्रीज होता है? प्योर सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा होता है और सोल्यूशन का कम होता है. हम यही बोल रहे थे. जब प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या इंक्रीज होने शुरू हो जाता है. और फ्रीज कब करता है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे सोल्यूशन क्या फ्रीज होता जाता है. टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तभी सॉलिड में फॉर्म होगा वो. तो वैसे ही यही लिखा है कि जब सॉलिड के इक्वल आ जाता है तो वो कौन से टेम्परेचर में होता है? जब टेम्परेचर कम हो जाता है. तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉलिड का डिक्रीज हो जाता है और सोल्यूट का क्या है? इंक्रीज हो जाता है. सोल्यूट का कैसे इंक्रीज होगा? आपने एक प्योर सॉल्वेंट लिया है, उसका इसमें लिखा है कि वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है. फ्रीजिंग पॉइंट भी कम है और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम है? एक सोल्यूशन है और एक प्योर सॉल्वेंट है. फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम होता है? सोल्यूशन का. क्यों? उसका वेपर प्रेशर हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, किसका ज़्यादा होता है? प्योर का कि मिक्सचर का? प्योर का. तो जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसी का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है. तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है क्योंकि उसके वेपर प्रेशर कम होता है. और इसका ऑपोजिट चलता है बॉइलिंग पॉइंट. जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. ये ऑपोजिट चलते हैं. बाकी जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा वो सेम है, बस ऑपोजिट होता है यहाँ पे. एक इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, एक डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन वेपर प्रेशर. समझ गए? लग गया पता? ग्राफ टेम्परेचर, वेपर प्रेशर. अब वेपर प्रेशर किसका इंक्रीज हो ज़्यादा होता है? एक प्योर सॉल्वेंट का. ये कल भी हमने ग्राफ पढ़ा था, सेम ग्राफ आता है इसका भी. ये आ गया सॉल्वेंट का. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है प्योर सॉल्वेंट का. और सोल्यूशन का ग्राफ कहाँ आएगा फिर? इसके नीचे. क्यों? क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. तो सोल्यूशन की ग्राफ ये आ गई. कल हमने यहीं तक पढ़ा था ग्राफ को. बॉइलिंग पॉइंट में
आ गया। अब हम फ्रीजिंग पॉइंट में क्या पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट अटेन होगा। मीन्स अगर हम इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर को कम करते गए तो ये फ्रीज होता जाएगा, फ्रीज हो गया। अब इसका भी टेम्परेचर को कम करते गए सॉल्यूशन फ्रीज होता गया, मतलब सॉलिड अटेन हो गया। तो ये कर्व आती है फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन मीन्स सॉलिड अटेन हो गया, इस कर्व को बोलते हैं फ्रोजन सॉल्वेंट। जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, वो जो कर्व आती है उसे बोलते हैं फ्रोजन सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब सॉलिड अटेन हो गया। अब हमने पढ़ा कि जब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट, मीन्स लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक सॉलिड का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। इस पॉइंट में दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल है, ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कैसे डिनोट करेंगे, TF नॉट। अब सोल्यूशन का कहाँ पे है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड का सेम, इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, लगा पता, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसका क्या है, इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट। ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TF, डेल्टा TF। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF माइनस TF नॉट। बड़े को छोटे से माइनस करते हैं, TF नॉट माइनस TF, वेयर क्या हुआ, वेयर डेल्टा TF, where delta TF is depression in freezing point, delta TF is depression in freezing point, TF naught is freezing point of solvent and TF is freezing point of solution. TF is freezing point of solution. Experimentally, कल हमने पढ़ा था कि experimentally it was founded that, क्या पढ़ा था, elevation in boiling point is directly proportional to, so depression in freezing point is also directly proportional to concentration of solution. Experimentally it was founded that depression in freezing point is directly proportional to concentration of solution. अब is directly proportional to concentration of solution. अब कौन सी concentration लेंगे यहाँ पे, मोलारिटी और मोलालिटी, कौन सी, मोलालिटी, मोलारिटी और मोलालिटी, ये वाली की ये वाली, ये वाली कैपिटल M मीन्स मोलारिटी लेंगे और ये है मोलालिटी। हम मोलारिटी ही क्यों लेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। पर कल हमने क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन से वाले के ऊपर, मोलालिटी और मोलारिटी, मोलालिटी। क्यों, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे इसके ऊपर चेंज क्यों हो जाएगी,
proportional to molality. अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, where kf is known as molal freezing point constant. Freezing point constant. पूरी डेरिवेशन सेम है जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इज इन दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. कल पढ़ी थी यही डेरिवेशन. डिफरेंस क्या आया है? सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में. वहां पे के भी यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम के एफ यूज करते हैं. लिखो. अब मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? एम. मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट upon mass of solvent in kg. Let weight of solute, मान लो कि क्या है, weight of solute, weight of solute मान लिया हमने WB ग्राम. Then weight of solvent will be equals to WA gram. Molar mass of solute क्या होगा? What is the molar mass of solute? Molar mass of solute क्या आएगा? मोलर मास MB. So equation number 2 can be written as, बताओ कैसे आएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास क्या है सोल्यूट का? WB. मोलर मास MB डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. मास कितना सॉल्वेंट है? WA divided by 1000. Put the value of equation number 3 in equation number 1. Put the value of equation number 3 in equation number 1. क्या है equation 1? Delta T F is equal to KF M. Delta TF is equal to KF M की वैल्यू क्या आई? WB अपॉन WA. आगे कहाँ पे जाएगा 1000? मल्टीप्लाई बाय 1000. कल भी यही क्वेश्चन पढ़ी थी हमने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. यही थी. सेम एलिवेशन जैसे चलता है वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चलता है, बस ऑपोजिट होता है उनके. ऑपोजिट होता है उनका. एलिवेशन का मतलब इंक्रीज और डिप्रेशन का मतलब. सो लिखो एक क्वेश्चन. 45 ग्राम ऑफ
इथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, this is ethylene glycol, is mixed with 600 gram of water, with 600 gram of water. Calculate the freezing point depression, calculate the freezing point depression where Kf is 1.86 Kelvin kg per mole, 1.86 Kelvin kg per mole. आपको निकालना है डेल्टा टीएफ, आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है और डेल्टा टीएफ निकालना है, निकालो। बताओ क्या क्या गिवन है। केएफ दिए हमें 1.86 केल्विन केजी पर मोल, और बताओ डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए क्या है। व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, 45 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट 600। फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट ऐड किया हमने, इथाइलिन ग्लाइकोल। मोलर मास निकालो इथाइलिन ग्लाइकोल, 62। हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा टीएफ। कितना आया डेल्टा टीएफ की वैल्यू, 1.86। हाथ हटाइए, इसके आगे मैं नहीं करूंगी, आप करो। सॉल्व। कहाँ किया काम, अभी जो डेरिवेशन करवाई कहाँ गई, कहाँ की। हाँ जी, फेयर नोटबुक में अभी कटेगी आपके सामने। Solve it. 22 5 बताओ क्या वैल्यूज पुट कर रहे हो। 1.86 45 into 1000 62 into, करो लो जरा सॉल्व। 22.5, आपने भी यही बोला। क्रॉस चेक करना, 22.5 आ रहा है।
कटा और कहाँ कटेगा? आप नहीं, जो नहीं कर रहे उनको बोलने दो। थ्री से 45 लो काट दी। किसके साथ कटेगा? कितना आया लास्ट? मोहित कितना आएगा? मोहित कितना आएगा? आप भी चेक करो, क्रॉस चेक डेसिमल पॉइंट्स। जिन्होंने 22.5 निकाला अपना क्रॉस चेक करें। हाथ हटाइए अपना। 22 पॉइंट फाइनल है ये आंसर आपका? फिर से क्रॉस चेक करो। जिनका 22.1 22.5 आया जरा क्रॉस चेक कीजिए। आपने कहाँ किया? कितनी आई है? 2.25 सभी की ये आई। दिस साइड बॉयज। ठीक थे, डेसिमल का गलत किया आपने। यूनिट क्या आएगी? यूनिट एलवी केल्विन केल्विन बोला, बोलो क्या बोला? यूनिट क्या आएगी? जो केल्विन बोल रहा है वो हाथ खड़ा करे, जिनके लिए यूनिट केल्विन है यहाँ पे, और जिनके लिए केजी है वो करे। जो केल्विन बोल रहे थे वो ठीक है। अब जो बोल रहे थे बताओ जरा कैसे आई? केएफ की वैल्यू कितनी है? 1.86। यूनिट क्या थी? किलो केल्विन पर मोल। इसकी वैल्यू कितनी थी? यूनिट ग्राम। हमने ग्राम को कन्वर्ट कर लिया केजी में। और क्या था? एमबी की यूनिट क्या होती है? मोलर मास की। मोलर मास की यूनिट। मोल्स की यूनिट? मोल्स की मोल ही होती है, मोल। केजी से केजी, मोल से मोल, बचा क्या? केल्विन। नेक्स्ट, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉलिगेटिव, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। osmotic pressure. What is osmosis? Osmosis. What is osmosis? What is osmosis? ये टॉपिक तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन नहीं पढ़े? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? क्या होता है ऑस्मोसिस?
लोअर टू क्या होता है? लोअर टू हाई कंसंट्रेशन क्या? तो मूवमेंट बोलो ना, क्या होता है मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिनिश। ऑस्मोसिस खत्म। तो फिर डिफ्यूजन क्या हुआ? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन होता है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो अगर आप विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल रहे हो तो वो होगी डेफिनेशन डिफ्यूजन की, और अगर आप यूज कर रहे हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो वो होता है ऑस्मोसिस। लिखो मूवमेंट ऑफ solvent molecule movement of solvent molecules from the region of its higher concentration to the region of lower concentration through semi permeable membrane. Movement of solvent molecule from its higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane. What is semi permeable membrane? सेमी का मतलब हाफ। सेमी मीन्स हाफ, और परमिएबल अपॉन परमिएबल टू परमिट। मीन्स ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स को परमिट करेगा एक से जाकर दूसरे में जाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कम मात्रा में होते हैं, मीन्स छोटे होते हैं, और सॉल्वेंट जो है वो कम होता है। सॉल्यूट के साइज पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े होते हैं, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं होते हैं। ठीक है, और लिखो डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, movement of both solute and solvent molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Both solute and solvent from the region of higher concentration to the region of lower concentration. अब हम ये कह रहे हैं ऑस्मोसिस में मूवमेंट होती है थ्रू सेमी परमिएबल मूवमेंट और मेम्ब्रेन, तो ये मूवमेंट कब तक होगी? हाई से लो में कब तक मूव करेगा वो? जब तक वो इक्वल लेवल में नहीं आ जाते तब तक उनकी मूवमेंट चली रहती है। जैसे वो इक्वालिटी अटेन कर लेंगे उनकी मूवमेंट जो है रुक जाती है। ठीक है, अब लिखो डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। बताइए जरा आप, डिफरेंस बताओ इनमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। मैंने ऑस्मोसिस बता दिया क्या होता है, डिफ्यूजन भी बता दिया, अब इनके बीच में डिफरेंस बताओ, लिखवाओ पॉइंट्स। लिखवाना आपने इन सबको, एक एक पॉइंट बोलते चलो। बोलो, एक पॉइंट तो इनकी डेफिनेशन ही आ जाएगी, डेफिनेशन ही बोल दो। लिखो ऑस्मोसिस में, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, टेक प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिट डाउन। Diffusion, no semi-permeable membrane, no semi-permeable membrane is needed for diffusion process. Is needed for diffusion.
process. Second point, the osmosis involves the movement of solvent molecules only. The osmosis involves the movement of solvent molecules only. Whereas in diffusion, both the solute and solvent molecules can move. Third point, both the solute and solvent molecules can move in diffusion. Third point, osmosis can be stopped. Osmosis can be stopped or reversed. Osmosis can be stopped or reversed by applying additional pressure on the higher concentration. By applying additional pressure on higher concentration. In diffusion, higher concentration. It cannot be stopped or reversed. It cannot be stopped or reversed. Next, osmosis is limited to solution only. Osmosis is limited to solution only. Whereas in diffusion, it is common in gases as well as liquid. अब आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोसिस क्या हो रही है? मूवमेंट कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अब इसको रोकने के लिए प्रेशर यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. अब जो मूवमेंट हो रही है ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अगर उस मूवमेंट को रोकना है तो हम बाहर से प्रेशर लगाते हैं. अगर वो प्रेशर जो होगा वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम डोनेट करते हैं पाई से. कैपिटल पाई, स्मॉल वाली नहीं, कैपिटल पाई. लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर it is the pressure that is required to stop the flow of solvent. It is the pressure that is required to stop the flow of solvent is known as osmotic pressure. अब वो जो फ्लो हो रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उस स्टॉप को हमने रोकना है. हमने ये नहीं वेट करना है कि वो इक्वल आएंगे तब रुक जाएंगे. अगर उनको उससे पहले ही रोकना है तो उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से लगाते हैं. कहाँ लगेगा? जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. जिस साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस तरफ प्रेशर लगाओगे तो वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो स्टॉप हो जाती है उनको पास करने के लिए. तो उस प्रेशर को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर.